अगर कोई स्पाउस वर्ड ही छोड़ देता है, वो सारी संसारिक चीज़ें मोह माया छोड़ करके अगर वो सन्यासी बन जाते हैं, जो दूसरा स्पाउस है उसके पास ये राइट आ जाता है कि वो इस ग्राउंड पर भी डाइवोर्स ले सकता है। और अगर ये चीज़ 2 साल तक कॉन्टिन्यूस होती है तो उस केस में जो दूसरा स्पाउस है वो उससे डाइवोर्स ले सकता है। अगर एक जो स्पाउस है वो अपना रिलीजन कन्वर्ट करके हिंदू से कुछ और रिलीजन में परिवर्तित हो जाते हैं तो दूसरे स्पाउस के पास राइट होता है कि वो इस ग्राउंड पर उनसे डाइवोर्स ले सकते हैं। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सेक्शन 13 क्लॉज 1 में ऐसे ग्राउंड्स है जिसके बेसिस पे हस्बैंड और वाइफ दोनों ही डाइवोर्स डाल सकते हैं, चाहे हस्बैंड या वाइफ। नहीं, हिंदुओं में शुरू से तलाक की कोई ऐसी परंपरा नहीं थी। कहने को शादी 7 जन्मों का बंधन माना जाता है और 7 फेरे लेते समय किसी ने ये नहीं सोचा होता कि ये बंधन एक दिन बोझ लगने लगेगा और एक दूसरे का साथ खुशी देने की जगह तकलीफ देने लगेगा। इन हालातों में साथ रहने की जगह कपल एक दूसरे और बच्चों की बेहतरी के लिए अलग हो जाना सही समझते हैं। तलाक या डिवोर्स किसी भी शादीशुदा कपल के लिए बेहद मुश्किल फैसला होता है। ऐसे में आज इस शो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक से संबंधित बारीकियों के बारे में। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रिंसी जी, जो कि एक लॉयर एकेडमिशियन होने के साथ साथ मानव से मानवता फाउंडेशन की डायरेक्टर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रिंसी जी एक बार फिर से। और जैसा कि हमने बताया, शादी और तलाक कितना मुश्किल होता है फैसला एक कपल के लिए। देखिए, बहुत मुश्किल फ़ैसला होता है किसी भी कपल के लिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं शादी की तो हमारे यहाँ स्पेशली अगर हम हिंदू लॉ की बात करते हैं तो सदा से ही शादी को 2 लोगों का नहीं बल्कि 2 परिवारों का बंधन माना जाता था। तो उसमें अलग होने का फ़ैसला उतना ही मुश्किल होता है कि 2 लोग नहीं, इसमें 2 परिवार अलग हो रहे हैं और जहाँ बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं वहाँ ये चीज़ और भी मुश्किल हो जाती है। बट कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ लगता है कि साथ परेशान होकर रहने से बेटर है कि 2 अलग घर बनाएं और वहाँ पर अपने अलग अलग खुशी से रहें। इसमें ये सवाल भी उठता है कि क्या शुरू से ही हिंदुओं में तलाक लेने की परंपरा रही है? नहीं, हिंदुओं में शुरू से तलाक की कोई ऐसी परंपरा नहीं थी। 1955 में जब हमारा हिंदू लॉ मेनली कॉडिफाई हुआ था, उस समय तलाक का जो कॉन्सेप्ट था वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर डाला गया था। उससे पहले तलाक का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि हिंदुओं में इसको 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। तो ये एक ऐसा सेक्रामेंट है जिसमें अलग होने की कहीं कोई बात नहीं होती थी, पर क्योंकि सामाजिक स्थितियाँ जो है वो बदलती जा रही थी समय के साथ साथ, इसलिए ये प्रोविज़न हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर डाला गया 1955 में पहली बार, जहाँ पर कुछ ग्राउंड्स बताए गए जिन ग्राउंड्स पर तलाक लिया जा सकता है। समय के साथ साथ वो ग्राउंड्स बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, तो फिर बात कर लेते हैं उन ग्राउंड्स की भी कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर क्या ग्राउंड्स हैं जिसमें कोई पति या पत्नी तलाक ले सकते हैं। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सेक्शन 13 क्लॉज 1 में ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे हस्बैंड और वाइफ दोनों ही डाइवोर्स डाल सकते हैं, चाहे हस्बैंड या वाइफ। उसके अलावा कुछ 4 ग्राउंड्स ऐसे भी हैं जो केवल वाइफ को अवेलेबल हैं, जिसमें वाइफ ही डाइवोर्स का केस डाल सकती है। सेक्शन 13B की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हस्बैंड और वाइफ अगर वो म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि वो साथ नहीं रह सकते तो वो दोनों ही तलाक के लिए केस डाल सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि जब पति पत्नी दोनों तलाक ले सकते हैं, ऐसे केसेस में क्या क्या कानून कहता है? तो इसमें सेक्शन 13(1) में 8 ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पर पति या पत्नी कोई भी तलाक ले सकते हैं, जिसमें हमारा पहला ग्राउंड आता है एडल्ट्री का। एडल्ट्री का मतलब होता है कि अगर एक स्पाउस है वो अपनी मैरिटल रिलेशन से बाहर जाके किसी थर्ड पर्सन के साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन रखता है तो उसमें जो दूसरा स्पाउस है उसके पास राइट होता है कि वो अपने हस्बैंड या वाइफ जो भी दूसरे स्पाउस है उससे डाइवोर्स ले सकता है। और इसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो एक कॉन्टिन्यूस एडल्ट्री वाले रिलेशनशिप में रहे। एक सिंगल एक्ट ऑफ एडल्ट्री भी जो है वो सफिशेंट होता है ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स बनने के लिए। सो अगर कोई भी पर्सन अपनी शादी से बाहर जाके किसी तीसरे व्यक्ति के साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन रखता है, मेंटेन करता है, तो उस केस में दूसरा स्पाउस के पास राइट है कि वो उनसे डाइवोर्स ले सकते हैं। तो ये तो डाइवोर्स का ग्राउंड हो गया, लेकिन अडल्ट्री तो खुद में एक क्राइम भी हुआ करता था। हाँ जी बिल्कुल। 2019 तक एडल्ट्री अपने आप में एक क्राइम हुआ करता था जो कि सेक्शन 497 आईपीसी के अंडर हुआ करता था और इसके लिए पनिशमेंट भी होती थी। लेकिन जोसेफ शाइन का एक केस आया था
जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया था कि अडल्ट्री जो है ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसको वहाँ से स्ट्रक ऑफ कर दिया गया था। सो अब जो है ये क्राइम तो नहीं है अडल्ट्री, लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये डाइवोर्स का ग्राउंड ज़रूर बना रहेगा। तो अब ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, बट डाइवोर्स का ग्राउंड ज़रूर है। तो क्रुएलिटी भी डिवोर्स का एक ग्राउंड होता है, लेकिन उसमें क्या फिजिकल क्रुएलिटी आती है या मेंटल टॉर्चर भी? हाँ जी, देखिए जिस तरीके से मैंने बताया कि एडल्ट्री भी डाइवोर्स का एक ग्राउंड है, उसी तरीके से अगला जो ग्राउंड है वो होता है क्रुएलिटी। क्रुएलिटी का मतलब होता है कि अगर एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को प्रताड़ित करता है। तो जब ये एज अ ग्राउंड इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय सिर्फ फिजिकल क्रुएलिटी को ही क्रुएलिटी माना जाता था। जैसे कि अगर एक स्पाउस दूसरे स्पाउस के साथ कोई भी मारपीट कर रहा है या उनको किसी भी तरह का बॉडीली पेन दे रहा है तो वो क्रुएलिटी की डेफिनेशन में आता था। बट धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्कोप अपने जजमेंट्स के थ्रू बड़ा किया, और आज के टाइम में ना सिर्फ फिजिकल क्रुएलिटी बल्कि मेंटल क्रुएलिटी जो होती है, जिसको हम मानसिक प्रताड़ना बोलते हैं, वो भी एक ग्राउंड है डाइवोर्स लेने का। और इसके पीछे बहुत अच्छे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के कई आए हैं, जिसमें से एक है दास्ताने वर्सेस दास्ताने, और उसका ही जो स्कोप है वो और ज़्यादा आगे बढ़ाया गया मनीषा जैन वाले केस में। सो बहुत से ऐसे जजमेंट्स हमारे पास हैं जिसके तहत हम कह सकते हैं कि ना केवल फिजिकल क्रुएलिटी बल्कि मेंटल क्रुएलिटी भी उतना ही बड़ा ग्राउंड है डाइवोर्स लेने का। तो डॉक्टर प्रिंसी, और क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं डाइवोर्स लेने के? तो टोटल अगर हम 8 ग्राउंड्स की बात करते हैं जो सेक्शन 13 क्लॉज 1 में है, एक होता है आपका एडल्ट्री, दूसरा क्रुएलिटी, तीसरा ग्राउंड होता है डिजर्शन। डिजर्शन का मतलब होता है कि अगर एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को छोड़ करके चला जाता है या उसके साथ नहीं रहता है तो उसको हम डिजर्शन कहते हैं। और अगर ये चीज़ 2 साल तक कॉन्टिन्यूस होती है तो उस केस में जो दूसरा स्पाउस है वो उससे डाइवोर्स ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हस्बैंड बिना किसी कारण के अपनी वाइफ को छोड़ के चला जाता है, कोई कारण नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन, तो उस केस में अगर वो 2 साल तक वाइफ के साथ नहीं रहता है, उस केस में वाइफ 2 साल बाद डाइवोर्स ले सकती है। इसमें एक चीज़ और भी है जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि डिजर्शन 2 तरह का होता है। एक होता है एक्चुअल डिजर्शन, एक होता है कंस्ट्रक्टेड डिजर्शन। मतलब कि एक्चुअल में क्या होता है कि हस्बैंड वास्तव में हस्बैंड वाइफ अलग रहने लगते हैं, हस्बैंड जो है या वाइफ जो भी है वो दूसरे को छोड़ के चला जाता है या उनको अपने से अलग कर देता है। दूसरे केस में कंस्ट्रक्टिव में होता है वो रह तो एक ही घर में रहे होते हैं बट वो जितनी भी अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस हैं उनको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, उनके बीच जो कॉन्जुगल राइट्स होने चाहिए एज हस्बैंड एंड वाइफ वो नहीं है। सो जो कॉन्जुगल ड्यूटीज़ हैं, कॉन्जुगल राइट्स हैं, अगर वो अपने फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो इसको भी डिजर्शन माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हस्बैंड अपनी जो भी मैरिटल ऑब्लिगेशंस हैं वो नहीं फुलफिल कर रहा है, अपनी वाइफ के साथ ही रह रहा है उस घर में, बट वो एज हस्बैंड वाइफ नहीं रह रहे हैं, मतलब बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से किसी रिश्ते में नहीं है, बिल्कुल एक ही घर में रहते हुए मतलब अलग अलग अजनबियों की तरह अगर वो रह रहे हैं तो उस केस में उसको डिजर्शन का ग्राउंड माना जाएगा। ये हो गया तीसरा ग्राउंड। इसके बाद अगर कोई भी एक स्पाउस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से पीड़ित है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का मतलब कि वो अनसाउंड माइंड का है, वो इंसेन भी हो सकते हैं, ये इसको हालांकि आजकल हम इंसेन वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ही यूज़ करते हैं, और वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, मतलब मानसिक रूप से वो सक्षम नहीं है या फिर नॉर्मल, बिल्कुल हाँ, अनफिट होने चाहिए वो मेंटली। तो उस केस में भी जो दूसरा स्पाउस है अगर उनको लगता है कि ये कॉन्टिन्यूस है, ये ठीक नहीं हो सकते और इस स्थिति में मैं इनके साथ नहीं रह सकती या रह सकता हूँ क्योंकि वो सिचुएशन बहुत ग्रेव है, तो उस केस में भी वो डाइवोर्स ले सकते हैं। उसके अलावा कन्वर्जन, अगर एक जो स्पाउस है वो अपना रिलीजन कन्वर्ट करके हिंदू से कुछ और रिलीजन में परिवर्तित हो जाते हैं तो दूसरे स्पाउस के पास राइट होता है कि वो इस ग्राउंड पर उनसे डाइवोर्स ले सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि इसमें अपने आप तलाक हो जाता है धर्म बदलने से, पर ऐसा नहीं होता। और ये राइट सिर्फ उस स्पाउस को है जिसने कन्वर्जन नहीं किया है। जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको ये राइट नहीं है, बट जिसने कन्वर्जन नहीं किया है उस स्पाउस को ये राइट मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई स्पाउस वर्ड ही छोड़ देता है, वो सारी संसारिक चीज़ें मोह माया छोड़ करके अगर वो सन्यासी बन जाते हैं, जो दूसरा स्पाउस है उसके पास ये राइट आ जाता है कि वो इस ग्राउंड पर भी डाइवोर्स ले सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि एक वेनरल डिजीज़ होता है, अगर किसी इंसान को कोई ऐसी वेनरल डिजीज़ है जो कि उसके साथ रहने वाले को भी लग सकती है उसकी वजह से, तो दूसरा स्पाउस उसके पास ये राइट होता है कि वो इस ग्राउंड पर डाइवोर्स ले सकता है। पहले लेप्रेसी भी एक ग्राउंड हुआ करता था, बट 2019 में जो अमेंडमेंट आया उसके बाद उस ग्राउंड को हटा दिया है। अब लेप्रेसी के ग्राउंड पर आप डाइवोर्स नहीं क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई जो स्पाउस है
वो 7 साल से उसका पता नहीं है वो कहाँ रह रहे हैं, या जो भी लोगों को उनके बारे में पता हो सकता था उनको भी उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो 7 साल बाद जो दूसरा स्पाउस है वो कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं इस ग्राउंड पर, और वो भी डाइवोर्स ले सकते हैं। तो अब ये बताइए मैम कि क्या ऐसे भी कोई ग्राउंड्स होते हैं जो खास तौर पे महिलाओं के पास होते हाँ जी बिल्कुल। सेक्शन 13 क्लॉज 2 में 4 ऐसे ग्राउंड्स दिए गए हैं जो कि सिर्फ महिलाएं ही, जो वाइफ है, उनको मिलते हैं। तो उसमें सबसे पहला ग्राउंड है बाइगैमी। इसको हम प्री एक्ट बाइगैमी भी कहते हैं, हालांकि आज के टाइम में वो उतना कारगर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या था, हिंदू जो आपका मैरिज एक्ट है ये 1955 में आया था। सो इस मैरिज एक्ट के आने में कहा गया था कि इसमें मोनोगैमी प्रैक्टिस होगी हिंदूज में, मतलब कि एक हिंदू जो है वो एक ही महिला से शादी कर सकते हैं, या एक महिला एक पुरुष से शादी कर सकती है, और जब उनकी शादी होगी तो उनका कोई और लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। बट उससे पहले कोई ऐसा लॉ नहीं था, तो कुछ ऐसे केसेस होते थे जहाँ किसी हिंदू मेल ने 2 या 2 से ज़्यादा शादियाँ की हुई होती थी। तो उस केस में वाइफ को ये राइट दिया गया कि अगर उनकी शादी इस एक्ट के आने से पहले हुई है, और इस एक्ट के आने से पहले ही अगर हस्बैंड ने कोई और शादी भी कर रखी है, तो वाइफ उससे डाइवोर्स ले सकती है। तो ये पहला ग्राउंड था। दूसरा ग्राउंड ये है कि अगर शादी होने के बाद हस्बैंड कोई भी ऐसे ऑफेंस जो कि है रेप, सोडोमी और बेस्टिलिटी, इनमें से कोई भी ऑफेंस अगर वो कमिट करता है तो वाइफ उससे डाइवोर्स ले सकती है। तीसरे ग्राउंड की अगर हम बात करते हैं तो हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है कि मेंटेनेंस के बारे में। तो अगर सेक्शन 125 सीआरपीसी का मेंटेनेंस बंधा हुआ हो, या सेक्शन 18 हामा का मेंटेनेंस बंधा हुआ हो, और वो मेंटेनेंस देते देते 1 साल हो गया हो, मेंटेनेंस के ऑर्डर को 1 साल हो गया है, और उसके बाद भी हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रह रहे हैं, जो उनकी कॉन्जुगल राइट्स हैं वो नहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ नहीं फुलफिल कर रहे हैं, तो भी वाइफ अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। सो मेंटेनेंस को अगर 1 साल हो गया है मेंटेनेंस ऑर्डर को, और उसके बाद भी उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, तो वाइफ अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। इसके बाद एक जो लास्ट ग्राउंड है जो खाली वाइफ को अवेलेबल है, उसको कहते हैं ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी मतलब कि देखिए हमारे यहाँ बहुत पहले बाल विवाह हुआ करते थे, जी, जी, जी। और आज भी कहीं ना कहीं बाल विवाह होते हैं। हालांकि ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, लेकिन अगर एक बार शादी हो जाती है तो वो मैरिज कहीं ना कहीं वैलिड मैरिज होती है। उसमें कुछ जैसे पहले ज़माने में तो अक्सर होते ही थे। हाँ जी, तो अभी भी कुछ एक्सेप्शंस के साथ वो मैरिज वैलिड मैरिज होती है। तो उसमें एक ये है कि अगर शादी लड़की के 15 साल होने से पहले पहले हुई है जी, तो 15 साल होने से लेकर के और 18 साल होने तक लड़की के पास ये राइट रहता है कि वो डाइवोर्स ले सकती है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी के बेसिस पे, कि 15 साल से लेकर के 18 साल के बीच में वो कभी भी इस ग्राउंड पर डाइवोर्स ले सकती है। पर उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी शादी 15 साल के होने से पहले हुई हो। सो ये ऐसे 4 ग्राउंड्स हैं जो किसी भी फीमेल को ही अवेलेबल हैं, ये हस्बैंड को नहीं मिलेंगे। ये जो आपने बताया राइट ऑफ प्यूबर्टी, मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों ने सुना होगा, या खाली लीगल एक्सपर्ट्स ही जानते बिल्कुल होंगे। बिल्कुल। मुस्लिम लॉ में ये काफ़ी ज़्यादा बोला जाता था, काफ़ी है, लेकिन उसको ख्यारुल बुल्ग भी बोला जाता था, बट हिंदू लॉ में ये बहुत कम ही सुनने में आया है। तो अगर रजामंदी से डिवोर्स लेना हो तो उसका क्या प्रोसेस है? रजामंदी से डाइवोर्स की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 13 बी में हिंदू मैरिज एक्ट के दिया हुआ है, जिसको हम कहते हैं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। सो बहुत सी बार ऐसे सिचुएशन बनती है जहाँ लगता है भाई डाइवोर्स लेना ही ठीक है, कि आपसे इतना मनमुटाव हो गया है कि अब साथ रहना पॉसिबल नहीं है, तो बहुत बेटर होता है कि डाइवोर्स आप म्यूचुअल कंसेंट से ले लें। इसमें क्या होता है ना कि एक तो आपका समय कम लगता है, डाइवोर्स जल्दी ग्रांट हो जाता है। नहीं तो डाइवोर्स का जो केस है अगर एक पार्टी फाइल करती है तो वो कुछ महीनों से लेकर 4 से 5 साल तक भी उसमें लग जाते हैं डिसीजन आने में। सो इसमें क्या है, आपको मैक्सिमम 18 महीने तक का टाइम होता है जहाँ पर डिसीजन आ जाता है, डाइवोर्स ग्राउंट हो जाता है। दूसरा, इसमें कहीं ना कहीं खर्चा भी बचता है, और जो एक मेंटल पेन हर बार कोर्ट में अपेयर होना और वही सब एविडेंसेस, विटनेसेस और जो बहस होती है, उन सब चीज़ों से भी बचा जाता है। तो इसी चीज़ के करके सेक्शन 13B में डाइवोर्स को लेकर के प्रोविज़न है कि आप म्यूचुअली भी डाइवोर्स ले सकते हैं। तो इसके कुछ कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है, जिसमें पहली चीज़ ये होती है कि हस्बैंड एंड वाइफ 1 साल से अलग रह रहे हों।
अच्छा। हाँ जी। तो इसमें जो पहली पिटीशन जाएगी वो भी एक जॉइंट पिटीशन जाएगी, जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ये मेंशन करेंगे कि हम 1 साल से अलग रह रहे हैं और हमें लगता है कि अब हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। हमने कोशिश की लेकिन हमें नहीं लगता कि हम लोग साथ में रह सकते हैं, हमारे बीच में इतने डिफरेंसेस आ चुके हैं। और फिर वो कहेंगे कि हम ये चाहते हैं कि हम म्यूचुअल तरीके से डाइवोर्स ले लें। हमने अपने बीच के जितने भी डिस्प्यूट्स वगैरह हैं, चाहे वो अमाउंट को लेकर के, एलिमनी को लेकर के है, मेंटेनेंस को लेकर है, बच्चों की कस्टडी को लेकर के, हमने वो सेटल कर लिए हैं और इसलिए कोर्ट हमें म्यूचुअल डाइवोर्स ग्रांट कर दे। सो ये एप्लीकेशन जाएगी। उसके बाद 6 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है। 6 महीने बाद दोबारा से एक और एप्लीकेशन जाएगी, इसको हम सेकंड पिटीशन बोलते हैं। और उसमें वो कहेंगे कि अब हमने 6 महीने हम अलग रह लिए हैं और उसके बाद भी हमें नहीं लगता, इस पिटीशन को दिए 6 महीने हो गए और अभी भी हमें नहीं लगता कि हम लोग साथ रह सकते हैं, इसलिए हमें डाइवोर्स ग्रांट किया जाए। वो जो पिटीशन है वो पहली पिटीशन के 6 महीने बाद, उसका मिनिमम टाइम है जाने का और मैक्सिमम 18 महीने तक जा सकती है। अच्छा। उससे लेट नहीं। अगर उससे ज़्यादा उसके बाद भी सेकंड पिटीशन नहीं गई, पहली पिटीशन के 18 महीने तक भी अगर सेकंड पिटीशन नहीं जाती है तो उस केस में ये एप्लीकेशन विड्रॉ हो जाती है। तो 2 केसेस हैं जहाँ पर म्यूचुअल कंसेंट की एप्लीकेशन विड्रॉ होती है। पहला, जहाँ पर फर्स्ट पिटीशन के 18 महीने तक सेकंड पिटीशन ना फाइल की गई हो वहाँ, और फिर सेकंड कंडीशन होती है जहाँ पर किसी भी एक पार्टी ने अपने पार्ट से एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया हो। अच्छा। हाँ जी। अगर ये दोनों ही केस नहीं होते तो यूजुअली कोर्ट 18 महीने बाद दोनों पार्टीज़ को डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट ग्रांट कर देता है। अच्छा। इसमें एक ये जो 6 महीने का टाइम पीरियड है फर्स्ट और सेकंड पिटीशन के बीच में, अभी जो रीसेंट जजमेंट्स आ रहे हैं जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है अमरदीप वर्सेस हरवीन का, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, बाकी के कोर्ट्स भी ये 6 महीने का टाइम पीरियड जो है वो रिलैक्स कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 6 महीने का गैप हो फर्स्ट पिटीशन और सेकंड पिटीशन में। अगर मैरिज बुरी तरीके से एक तरह से ख़त्म हो चुकी है, कोई स्कोप नहीं है उनकी मैरिज दोबारा से बनने का, हालात बहुत खराब हो चुके हैं और साथ में हालात, रहा ही नहीं जा सकता। हाँ, और अगर वो साथ में रहेंगे तो उनको और ज़्यादा पेन, हार्डशिप होगी, हो सकता है बच्चों के लिए मुश्किल हो, और 6 महीने का टाइम पीरियड उनके लिए और ज़्यादा मुश्किलें लेके आएगा। और बाकी उन्होंने अपने डिस्प्यूट सेटल कर दिए अभी फिलहाल, लेकिन ये नहीं, ये आया हुआ है, ये लॉ में मेंशन नहीं है लेकिन ये एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि कुछ केसेस में जहाँ ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं वहाँ पर हम 6 महीने के टाइम पीरियड को भी रिलैक्स कर सकते हैं। बट यूजुअली कोर्ट्स जो है वो 6 महीने से लेकर के 18 महीने तक का टाइम पीरियड अलाउ करते हैं। कहने का मतलब अगर उस 6 महीने के बाद आप अप्लाई करते हो तो आपका 6 महीने के अंदर अंदर डिवोर्स हो जाए। हाँ जी, सेकंड जैसे 6 महीने के बाद अप्लाई करते हैं, कोर्ट में आपकी पेशी होगी, आप कहेंगे हाँ जी हम अभी भी म्यूचुअल कंसेंट से सेपरेट होना चाहते हैं, तो कोर्ट उस ग्राउंड पे आपको डाइवोर्स मतलब देखा जाए तो अगर म्यूचुअली आप करते हैं फैसला तो 6 महीने का मैक्सिमम टाइम लगता है। हाँ जी, बिल्कुल। नहीं तो फिर सालों लगते हैं। नहीं तो फिर सालों लगते हैं, बिल्कुल। तो अब बात करते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या रहता है अगर आप डिवोर्स फाइल करना चाहते हैं, कोई इस तकलीफदेह रिश्ते से गुजर रहा है तो तरीका क्या रहेगा उसके लिए अप्लाई करने का? देखिए, सबसे पहले तो हम ज्यूरिसडिक्शन की बात करेंगे जी। कि कहाँ कहाँ पे आप डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। तो एक पहला होता है जहाँ पर कपल की शादी हुई है, उस कोर्ट में, जहाँ भी ज्यूरिसडिक्शन उस कोर्ट का होगा वहाँ पर वो केस फाइल कर सकते हैं। सेकेंडरी, जहाँ पर रिस्पोंडेंट रह रहा है, रिस्पोंडेंट मतलब अगर हस्बैंड तलाक लेना चाहता है तो जहाँ पर वाइफ रह रही है वो वहाँ पर केस फाइल कर सकता है। थर्डली, जहाँ पर वो दोनों साथ में लास्ट रहे हैं। अच्छा। फॉर एग्जांपल शादी हुई है उनकी दिल्ली में, वाइफ फ़िलहाल रह रही है अम्बाला में और साथ में लास्ट अगर वो गुड़गांव में रहे हैं तो गुड़गांव कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन भी वो हो सकता है। तो दिल्ली, अम्बाला और गुड़गांव तीनों कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन हो सकते हैं। वाइफ को एक स्पेशल राइट इसमें दिया हुआ है कि अगर वाइफ डाइवोर्स लेना चाहती है तो इन तीनों क्लॉज के अलावा जहाँ पर वाइफ रह रही है वो वहाँ पर भी केस फाइल कर सकती है। और हस्बैंड के केस में जहाँ पर वाइफ रह रही है वहाँ पर वो कर सकता है, जहाँ खुद वो रह रहे हैं वहाँ पर वो केस फाइल नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका मेन आपका ज्यूरिसडिक्शन आता है। उसके बाद जब केस फाइल हो जाएगा उसके बाद समन्स इशू किए जाएंगे दूसरी पार्टी को, फिर दोनों पार्टीज़ के जो विटनेसेस हैं, एविडेंसेस हैं, जो भी ग्राउंड पर वो डाइवोर्स ले रहे हैं उस पर पूरा डिस्कशन होगा, अपने अपने विटनेसेस प्रोड्यूस किए जाएंगे, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे और उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है कि इनकी जो शादी है पूरी तरीके से ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई है तो कोर्ट उनको डाइवोर्स ग्रांट कर देगा। तो डॉक्टर प्रिंसी, ये तो हमने बात करी कि डिवोर्स का प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि आप अमूमन ऐसे केसेस से गुजरते हैं और आप फेस करते हैं, तो किस तरह के केसेस हमें आजकल देखने को मिल रहे हैं? डिवोर्स की बात करें तो किस ग्राउंड पर ज़्यादातर डिवोर्स केसेस आ रहे हैं? बिल्कुल, बहुत से ऐसे केसेस हमने देखे हैं जहाँ पर पहले के मुताबिक अगर हम वैसे भी बात करते हैं तो अभी डाइवोर्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जी। उसका मेजर रीज़न है कि जो
कंपैटिबिलिटी इश्यूज हस्बैंड वाइफ के बीच में आ रहे हैं, वो इतने बड़े बन जाते हैं कि वो उसको संभाल नहीं पाते हैं। और आज के टाइम में चाहे वो पुरुष हो महिला हो, हर कोई अपने आप पे इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल। वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर ना वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है और ना ही वो इमोशनली उतने डिपेंडेंट होते हैं। जब वो इमोशनल सपोर्ट उनको नहीं मिलता तो उनको लगता है कि हम इस एक बंधन में क्यों रहे जहाँ पर हमें खुशी नहीं मिल रही है। तो ये सोचते हुए आज के टाइम में देखा गया है कि कंपैटिबिलिटी जो इश्यूज हैं इनकी वजह से बहुत ज़्यादा डाइवोर्स केसेस आ रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है जहाँ पर हम उनसे बात करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर वो अपने अपने छोटे मोटे इश्यूज लेकर हमसे बात करते हैं, बताते हैं, दूसरी पार्टी को समझाते हैं, वो समझ भी जाते हैं। बट बहुत से केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर उनको लगता है कि नहीं, हम एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते हैं, हमारे में कभी कंपैटिबिलिटी बनेगी ही नहीं। और दूसरे तो ये भी बोलते हैं कि हम ऐसे रहें क्यों? क्या जब हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं फील कर रहे हैं तो हम एक दूसरे के साथ क्यों रहें? और इस वजह से भी मतलब एडजस्टमेंट इश्यूज ज्यादा हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज भी होती जा रही हैं। पहले एक फैमिली का प्रेशर भी बहुत ज्यादा रहा करता था जब जॉइंट फैमिलीज होती थी। आज के टाइम में वो जॉइंट फैमिलीज का कॉन्सेप्ट काफी हद तक कम हो चुका है, खत्म हो चुका है काफी हद तक। तो वो न्यूक्लियर फैमिलीज होने की वजह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो शेयर करनी ज्यादा पड़ती हैं, दूसरे के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। कहीं ना कहीं वो भी एक मनमुटाव का जो रीजन है हमें लगता है कि हमने अपने यहाँ केसेस में देखा है। कुछ क्या ये भी रीजंस होते हैं क्योंकि अब फैमिलीज जॉइंट फैमिलीज नहीं रही तो एक जो दखल होता था बड़ों का कि आप कहाँ जा रहे हो, एक फ्रीडम वाला फैक्टर भी आ गया है कि दोनों ही अपनी अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। फ्रीडम है, एक किसी कोई बड़ा होता है तो इंसान को एक समझाने के लिए होता है, उनको कि ये सब चलता है, ये लाइफ ऐसी चलती है, फैमिलीज ऐसे चलती हैं। एक लोगों में शर्म भी आती है इस चीज को लेकर के कि कोई बड़ा है तो हम इस चीज को बहुत ज्यादा आगे ना उछालें। तो वो एक फर्क डेफिनेटली रहता है जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिलीज का। सोसाइटल प्रेशर की मैं जहाँ तक बात करूँगी, मुझे लगता है कि जितना पहले होता था समाज में इस चीज़ को गलत माना जाता था, उतना कहीं न कहीं आज भी है। या आप क्या कहेंगे इसमें महिलाओं को ज़्यादातर ट्रॉमा सहन करना पड़ता है या फिर दोनों को? महिलाओं को बहुत ट्रॉमा सहन करना पड़ता है। आज के टाइम में भी जो महिलाओं की फैमिली है, वो उतनी वेलकमिंग नहीं होती है डाइवोर्स लड़की को लेकर के। आज के टाइम में भी अगर चाहे कोई लड़की कितनी ही पढ़ी लिखी है, कितनी ही इंडिपेंडेंट है, अगर वो डाइवोर्स देने का डिसीजन लेती है तो उसके पेरेंट्स उसको यही कहते हैं कि बेटी देख ले, समझ ले, मुझे नहीं लगता अभी तुम्हें डाइवोर्स देना चाहिए, ये तो हर एक के साथ होता है, लड़कियों को तो ये सब मैनेज करना ही पड़ता है। या फिर उसे अकेला छोड़ दिया जाता है कि अगर आप ये फैसला लोगे तो फिर हम तुम्हारे साथ नहीं है, इस तरीके से। बिल्कुल। तो आज भी वो सिचुएशन है, बट हाँ, पहले से ये चीज बहुत बेटर हुई है। बहुत ऐसा कहा भी जाता है कि आपकी बेटी सुसाइड कमिट करने से बहुत बेटर है कि वो तलाक लेकर के अपनी लाइफ चलाती रहे। सो हाँ, ये चीज है, लेकिन पहले से सिचुएशन शायद पेरेंट्स उतने अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं क्योंकि हालात अगर दोनों के लिए ही नहीं है फेवरेबल, तो ऐसे में सही फैसला लेना बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ जो बहुत बड़ा अपने आप में सब्जेक्ट है और मैं चाहूँगी कि हम आने वाले एपिसोड्स में इस पर बात करें, डिवोर्स केसेस में बच्चों से जुड़े जो इश्यूज आते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे में बच्चों का क्या फैसला देती है कोर्ट या क्या कुछ होता है बाद में? कस्टडी को लेकर के केस चलता है। बहुत केसेस में कोर्ट यही करते हैं कि जो फैमिली कोर्ट है वो इन सारे केसेस को ज्वाइन कर देते हैं। जी। और बहुत बार ऐसा देखा गया कि जब मैटर कस्टडी का जाता है तो वो कोर्ट में भी बहुत खराब रूप ले लेता है। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है वाइफ नहीं छोड़ना चाहती है, कभी हस्बैंड नहीं छोड़ना चाहते हैं और वो आर्ग्यूमेंट्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल सिचुएशन हो जाती है। बट कोर्ट का जो कंसिडरेशन होता है वो सदा से ये रहता है कि जो बच्चे हैं उनका वेलफेयर देखा जाए। बच्चे का वेलफेयर किस पेरेंट के साथ है, कोर्ट उस चीज को ध्यान में रखते हुए उसी को पैरामाउंट कंसिडरेशन लेते हुए कोर्ट अपना डिसीजन। तो कोशिश करेंगे आने वाले अपने एपिसोड्स में इस मुद्दे पर भी बात करें और इसकी बारीकियों से हम अपने व्यूअर्स को भी रूबरू कराएं कि क्या कुछ बच्चों के साथ मेंटल भी और जितना कि उनके फाइनेंशियल नुकसान होता है वो तो होता ही है, किस हालातों से बच्चे उससे गुजरते हैं और क्या बच्चों के से जुड़े हक और कानून है। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा सफर तो बच्चे ही होते हैं किसी भी मैरिज में, अगर ऐसा होता है सिचुएशन, तो क्योंकि बच्चे तो अपने दोनों पेरेंट्स को इक्वली ही प्यार करते हैं और उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि एक पेरेंट कहीं और रह रहे हैं, दूसरे पेरेंट कहीं और। बट फिर भी मैं यही कहना चाहूंगी अगर सिचुएशन इतनी खराब है तो एक सैड घर से बेटर है कि दो अलग हैप्पी घर हो, दो हैप्पी हाउस हो जहाँ पे बच्चे कभी भी जाकर भी रह सकें। बट हाँ, डेफिनेटली एक पेनफुल प्रोसेस हर एक बच्चे के लिए होता है। वो
उस टाइम नहीं, जब तक वो बड़ा होता है लाइफ लॉन्ग उसके साथ कोई पेन जो बिल्कुल। है वो चलता है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रिंसी। मुझे उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस को आज के इस डिस्कशन से वाक़ई में इस मुद्दे पर क्लैरिटी आई होगी और जितने भी उनके कन्फ्यूजन्स होंगे, वो आपसे कमेंट के थ्रू क्लियर कर लेंगे, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट हैं, वो ज़रूर अपने हर ऑडियंस के सवालों का जवाब देते हैं। और आपके भी ऐसे कोई सवाल हैं या किसी और मुद्दे पर भी आप डॉक्टर प्रिंसी से कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो डू राइट इन टू अस। और तब तक ऐसे और कमाल के एपिसोड्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत-बहुत शुक्रिया।